खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो इंतहाई अहम और बुनियादी है, हज। लेकिन सच बताएं, क्या हम वाकई जानते हैं कि ये कब, कैसे और किस पर फर्ज होता है? जहन में बहुत से सवालात आते हैं। इस जायजे का असल मकसद ही यही है कि उन तमाम उलझनों और पेचीदगियों को खत्म करके एक बिल्कुल वाज़ेह और हतमी चेकलिस्ट बनाई जाए, ताकि ज़राए के मुताबिक हज की इनफरादी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझा जा सके। तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि इस गुफ्तगू में किन अहम बातों पर गौर किया जाएगा। पहला, हज के बुनियादी अरकान। दूसरा, ये फ़र्ज किस पर लागू होता है। तीसरा, ख़वातीन के हवाले से ख़ास उसूल। चौथा, हज बहैसियत एक इनफरादी फरीज़ा। और आखिर में इस सफ़र का अजीम रूहानी इनाम। तो सबसे पहले बात करते हैं हज के बुनियादी अरकान की, यानी वो चीज़ें जो इस सफ़र का असल जौहर हैं। दरअसल ज़राए के मुताबिक इतनी सारी रसूमात और इबादात के बावजूद इस अजीम सफ़र की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ दो बड़े अरकान पर कायम है। पहला कदम वकूफ़े अराफात, यानी मैदान अराफात में ठहर के रहना और वक्त गुजारना। और दूसरा कदम तवाफ़े ज़ियारा, जो 10 ज़िलहज को अदा किया जाता है। ज़ाहिर है, एहराम बांधना और नियत करना तो शर्त है, लेकिन अगर कोई शख्स ये दो बुनियादी फ़र्ज़ यानी वकूफ़े अराफात और तवाफ़े ज़ियारा मुकम्मल कर लेता है तो उसका हज अदा हो जाता है। बाकी तमाम वाजिबात में अगर कोई कमी रह जाए तो गुनाह का अंदेशा तो है, लेकिन हज की असल तकमीर इन्हीं दो सतूनों पर खड़ी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। आखिर हज किस पर फ़र्ज़ है? चलिए इसकी बुनियादी शराइत को देखते हैं। तो क्या ये हर किसी के लिए लाजमी है? बिल्कुल नहीं। ज़राए के मुताबिक कुछ बिल्कुल वाज़ेह उसूल हैं। सबसे पहली शर्त तो मुसलमान होना है। फिर इंसान का आकल यानी ज़हनी तौर पर मुकम्मल सेहतमंद होना ज़रूरी है। तीसरा, बालिग होना लाजमी है। छोटे बच्चों पर हज फ़र्ज़ नहीं। चौथी और बहुत अहम शर्त जिस्मानी सेहत और बिनाई का होना है, यानी अगर कोई बसारत से महरूम है तो उस पर यह फ़र्ज़ आयद नहीं होता। और आखिरी शर्त मतलूबा मालो दौलत, जिसे ज़ादे राह कहा जाता है। शरीयत ने यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त तवाज़ुन रखा है। अब इस माली शर्त को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सिर्फ अमीर होना काफ़ी नहीं है, माल की एक ख़ास मिक़दार दरकार होती है। पहली चीज़ सफरी खर्चात हैं, फ़्लाइट के टिकट्स, रिहाइश और आजकल के हिसाब से किसी भी हज पैकेज की मुकम्मल फ़ीस का होना। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर कोई शख्स अपने घर का कफ़ील है, यानी घर का खर्चा चलाता है, तो उस पर लाजमी है कि वो पीछे रह जाने वाले घर वालों के रोज़मर्रा अखराजात का मुकम्मल बंदोबस्त करके जाए। ये दोनों माली तकाज़े पूरे होंगे तभी हज फ़र्ज़ करार पाएगा। तीसरे हिस्से में हम ख़वातीन के हवाले से कुछ इंतहाई वाज़ेह और ख़ास उसूलों का जायज़ा लेंगे। यहाँ महरम के कॉन्सेप्ट को समझना निहायत ज़रूरी है। ज़राए वाज़े करते हैं कि ख़वातीन के लिए हज की अदायगी की एक बुनियादी शर्त महरम का साथ होना है। महरम दरअसल वो मर्द साथी है जिसके साथ सफ़र करना शरीयत में लाजमी करार दिया गया है, और ये कानून बराह रास्त नबी की तालीमात से माखूज़ है। अगरचे बहुत ही ज़ईफ़ या उम्र रसीदा ख़वातीन के लिए कुछ रियायत मिल सकती है, लेकिन आम हालात में महरम के बग़ैर इस सफ़र पर जाना शरन जायज़ नहीं। 92 किलोमीटर, ये नंबर याद रखने वाला है। ज़राए के मुताबिक अगर कोई खातून 92 किलोमीटर या इससे ज़्यादा दूर जाने का इरादा रखती है तो महरम के बग़ैर सफ़र करना उसके लिए शरन जायज़ नहीं, चाहे वो किसी बड़े काफ़िले या सिर्फ ख़वातीन के ग्रुप के साथ ही क्यों ना सफ़र कर रही हो। फासला जैसे ही 92 किलोमीटर क्रॉस करेगा, महरम की शर्त लाजमी हो जाएगी। अब यहाँ एक बहुत ही टेक्निकल और दिलचस्प पॉइंट सामने आता है। महरम की शर्त का मालियत पर क्या असर पड़ता है? ज़राए बताते हैं कि एक खातून पर हज सिर्फ और सिर्फ उस वक्त फ़र्ज होता है जब उसके पास ना सिर्फ अपने सफ़र के पैसे हों, बल्कि वो अपने महरम के अखराजात उठाने की भी इस्तिताअत रखती हो। यानी माली शर्त सीधा सीधा डबल हो जाती है। अगर एक औरत के पास सिर्फ अपनी टिकट के पैसे हैं और महरम का खर्चा उठाने की रकम नहीं, तो शरई तौर पर उस पर हज फ़र्ज़ी नहीं होता। ये एक ऐसी डिटेल है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो हमारी सकाफ़त में मौजूद कुछ आम गलत फहमियों को तोड़ता है। हमारे माशरे में अक्सर सोचा जाता है कि हज शायद उम्र या रिश्तों के लिहाज से होता है, कि अगर वालिदैन या ससुर घर में बड़े हैं तो पहले उनको हज पर भेजना चाहिए। लेकिन ज़राए इस मिथ को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें, एक घर में बहू के पास अपना ज़ाती सोना या माल है, तो हज बराए रास्त उस बहू पर फ़र्ज़ हो जाएगा। और अगर ससुर के पास अपना कोई माल नहीं है तो उन पर हज हरगिज़ फ़र्ज़ नहीं। हज एक बिल्कुल इनफरादी फरीज़ा है। जिसके पास शराइत के मुताबिक माल जमा हो गया, फ़र्ज़ उसी पर आयद होगा, चाहे वो घर का सबसे छोटा फ़र्द ही क्यों ना हो। तो अब जब तमाम शराइत पूरी हो चुकी हों तो क्या किया जाए?
ذرائع ایک انتہائی سخت بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر چیک لسٹ پوری ہو جائے اور کوئی شخص بلا عذر 1 سال کی بھی تاخیر کرے تو یہ گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت سامنے لاتی ہے کہ اس فرض کو پورا کرنے میں کتنی جلدی اور فوری اہمیت کی ضرورت ہے۔ انتظار کی بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ ہم اب اس گفتگو کے آخری اور سب سے خوبصورت حصے تک آ پہنچے ہیں۔ آخر اتنی کڑی شرائط اور محنت کے بعد انسان کو ملتا کیا ہے؟ یہ شاندار اقتباس جو بخاری اور مسلم کی حدیثیں سے لیا گیا ہے، اس قطن سفر کی اصل وجہ بیان کرتا ہے۔ حدیث کے مطابق جس نے حج کیا اور اس دوران فحاشی کلامی اور گناہوں سے خود کو بچائے رکھا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر واپس لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ یہ زندگی کو مکمل طور پر بدل دینے والا روحانی انعام ہے، ایک بالکل نئی اور پاکیزہ شروعات جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ خیر، ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد ایک گہرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب چیک لسٹ مکمل ہو، مال و اسباب دستیاب ہو، صحت اجازت دے رہی ہو اور محرم کا انتظام بھی ہو جائے، تو آخر ایسی کون سی چیز ہے جو اس عظیم سفر پر جانے سے روک رہی ہے؟ ہمیں ان ذرائع کی روشنی میں ضرور غور کرنا چاہیے اور بلا تاخیر اس فریضے کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ امید ہے اس جائزے نے حج کی بنیادی شرائط کو بالکل واضح کر دیا ہوگا۔ ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔